हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको हमारी एसएसटी हमारे अतीत के लेसन 1 के 4 पेजेस रीड करवा दिए हैं। आगे के बचे हुए लास्ट पेजेस में आज आपको रीड करवाने जा रही हूँ। आप मेरे साथ साथ अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए और रीड कीजिए। ये यहाँ पर तक हमने रीड कर लिया था। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ था सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के काल में सर्वेक्षण का चलन भी बढ़ता गया। अंग्रेजों का मानना था कि किसी देश पर अच्छे तरह से शासन चलाने के लिए सही ढंग से जानना बहुत आवश्यक होता है। सर्वेक्षण क्या होता है? जब हम किसी चीज़ से रिलेटेड पूरी तरह से इंक्वायरी करते हैं, जांच करते हैं, पता करते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल इकट्ठा करते हैं, तो उसे सर्वेक्षण कहते हैं। तो औपनिवेशिक शासन के काल में सर्वेक्षण का चलन भी बढ़ता गया। अंग्रेजों का मानना था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए सही ढंग से जानना बहुत आवश्यक होता है। 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे देश का नक्शा तैयार करने की योजना बनाई गई, जिसके लिए कई सर्वेक्षण किए गए। जब 19वीं सदी की शुरुआत हो रही थी, उस सदी में देश के पूरे नक्शे को तैयार करने की योजना बनाई जा रही थी, जिसके लिए सभी तरह के सर्वेक्षण किए गए। कई क्षेत्रों के सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों की जानकारी आदि हासिल की गई। सर्वेक्षण में तो बेटा यही होता है, सब चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाती है। तो जब भारत का नक्शा बनाने की, देश का नक्शा बनाने की बात चल रही थी, तो धरती की सतह के बारे में, मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी गुणवत्ता के बारे में, उस मिट्टी में किस प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं, कैसी खेती हो सकती है, उसके बारे में, वहाँ किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, वहाँ का इतिहास कैसा रहा है, वहाँ कौन कौन सी फसलें उगती है, या वहाँ के लोग कौन सी फसलों को ज़्यादा खाते हैं, इस तरह की सारी हासिल जानकारी जो थी उस सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित की गई। अंग्रेजों का मानना था कि किसी इलाके पर शासन करने के लिए इन सारी बातों की जानकारी आवश्यक है। अंग्रेज ये मानते थे कि अगर हमें किसी भी इलाके पर, किसी एरिया पर अगर हमें शासन करना है, तो उसके बारे में पूरी नॉलेज हम लोगों को होनी चाहिए। 19वीं सदी के अंत तक हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। 19वीं सदी की शुरुआत में सर्वेक्षण किया गया था नक्शा बनाने के लिए, और जब 19वीं सदी का अंत आने लगा, तब तक ऐसा नियम बना दिया गया कि हर 10 साल में जनगणना शुरू हो चुकी थी, कि हर साल में जनगणना की जानी शुरू हो गई थी, जिसके जरिए भारत के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी हासिल की जाती थी। जनगणना के दौरान क्या जानकारी इकट्ठी की जाती थी कि वहाँ के लोगों की संख्या कितनी है, बदले जैसे 18 वर्ष से ऊपर के लोग कितने हैं, 18 वर्ष से कम के कितने हैं, या 40 वर्ष से ऊपर के वृद्ध लोग में आ जाते हैं, युवा जो हो जाते हैं वो कितने हैं। तो इस प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाती थी। या वो किस जाति के लोग हैं, वह किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं, ये सारी जानकारी जो है जनगणना के दौरान एकत्रित की जाती थी। इसके अतिरिक्त वनस्पतिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि बहुत से सर्वेक्षण भी किए जाते थे। इसके अलावा क्या होता था? वनस्पतिक सर्वेक्षण यानी वनस्पति से रिलेटेड सर्वेक्षण किए जाते थे, पुरातत्व से रिलेटेड सर्वेक्षण किए जाते थे, मानव का जो शास्त्र रहा है उससे रिलेटेड सर्वेक्षण किए जाते थे, वैज्ञानिकों का बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता, वन का सर्वेक्षण, इस प्रकार के बहुत से सर्वेक्षण उस दौरान किए जाते थे। अधिकतर रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता? अब जो अधिकृत रिकॉर्ड जो है, वहाँ पे रिटर्न में रिकॉर्ड रखे गए हैं, उनसे क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड की इस विशाल भंडार में हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। ये सारे रिकॉर्ड सरकारी हैं। इनसे हमें यही जानकारी मिलती है कि सरकारी अफसरों की सोच व उनकी दिलचस्पियों के बारे में पता चलता है। मतलब जो सरकारी काम काज से रिलेटेड जो हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं, जो हमें रिकॉर्ड प्राप्त हो रहा है, तो उससे यह पता चलता है कि उस समय के अफसर किस प्रकार की सोच रखते थे और किस प्रकार के चीज़ों में वो दिलचस्पी रखते, किस प्रकार की गतिविधियों को वो लिखकर संजो के रखने में दिलचस्पी रखते थे। किंतु इन रिकॉर्ड से हमें देश के दूसरे लोगों की सोच क्या थी, दूसरे लोगों की क्या सोच थी और क्या वे महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी, यह पता नहीं चलता। क्योंकि जो सरकारी रिकॉर्ड्स है, उनसे सरकारी कार्यालय के जो कामकाज है उसके बारे में लिखा होता था, उस समय जारी की गई सूचनाओं के बारे में, नीति निर्देशों के बारे में, आदेशों के बारे में लिखा होता था।
लेकिन उस समय इस कार्यालय में काम करने के अलावा जो आम जनता थी वह क्या सोचती थी, वह क्या चाहती थी, इसके बारे में जानकारी इन रिकॉर्ड से हमें प्राप्त नहीं होती है। इन बातों की जानकारी के लिए हमें दूसरे स्रोतों को भी देखना होगा, मतलब बाकी और जनता जो थी, अफसरों के अलावा, कार्यालय में काम करने के अलावा जो लोग थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें दूसरे स्रोतों को भी देखना होगा। किंतु सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना आसान नहीं था। ये भी ठीक है, सरकारी रिकॉर्ड्स तो एक जगह पर संजो के रखे गए हैं तो वो आसानी से प्राप्त हो गए, लेकिन जब हम दूसरे स्रोतों की तरफ जाते हैं तो वो कहीं संभाल के थोड़ी रखे गए, उन्हें तो हमें खुद ही ढूंढना है। तो इनके मुकाबले उनको ढूंढना आसान नहीं था। इस काम के लिए लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं के संस्मरण, आत्मकथाएं और बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बाकी और लोगों के बारे में जानकारी करने के लिए उस समय की डायरियाँ, लोगों के द्वारा लिखी गई डायरियाँ, लोगों के द्वारा लिखी गई तीर्थ यात्राओं का विवरण, जैसे कई लोग अपनी यात्राओं के बारे में जो भी होता था उसे लिखा करते थे वो, और बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक, उस समय बाज़ार में कौन सी पुस्तकें ज़्यादा लोकप्रिय हुआ करती थी, बिकती थी, वो छपाई की तकनीक, फैसले के साथ साथ अखबार में छपने लगे। छपाई की तकनीक के बारे वो सब पुस्तकें जो थी वो महत्वपूर्ण हो जाती थी। छपाई की तकनीक फैलने के साथ साथ अखबार छपने लगे और जनता में विभिन्न मुद्दों पर बहस भी होने लगी। अब उस समय एक अच्छी चीज़ हुई कि छपाई की तकनीक का विकास हुआ। जब छपाई की तकनीक का विकास हुआ तो क्या हुआ कि अखबार भी छपने लगे और जनता में विभिन्न मुद्दों पर बहस होने लगी। जब अखबार छपने लगे तो लोग क्या करने लगे, एक दूसरे के विचारों को जानने लगे, एक दूसरे के विचारों को उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। और जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो फैसले होते थे, जो निर्णय लिए जाते थे, वह अखबारों में छपते थे, तो लोगों के पास वो जल्दी पहुंच जाते थे और लोग उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करने लगे। तो छपाई की तकनीक से ये बहुत बड़ा फ़ायदा हम लोगों को उस समय मिला था। तो लोग जो थे, जनता में विभिन्न मुद्दों पर बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों को अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखने का मौका मिला। नेताओं को और जो समाज सुधारक थे उनको अपने विचारों को फैलाने के लिए क्या मिला, मौका मिल गया। यानी वह अखबार के जरिए अपने विचारों को जनता तक पहुंचाते थे। जो समाज सुधारक थे वह भी अखबारों में लेख लिख के अपने विचारों को जनता तक पहुंचाते थे। उनको ये एक अच्छा जरिया, एक अच्छा मौका अखबार से मिलने लगा था। इसी प्रकार कवियों और उपन्यासकारों को भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखने का मौका मिलने लगा। अब अखबार में जब वो अपनी कविताएं, अपने उपन्यासों को लिखने लगे तो वह जल्द से जल्द आम जनता तक पहुंचने शुरू हो गए थे। किंतु इन स्रोतों का फायदा केवल पढ़े लिखे लोगों को ही हुआ। भाई जो पढ़ा लिखा होगा वही तो अखबार पढ़ पाएगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होता था वो अखबार कैसे पढ़ेगा, उसे इस चीज़ का फायदा कैसे मिलेगा। किंतु इन स्रोतों का फायदा केवल पढ़े लिखे लोगों को हुआ। आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूरों या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीबों की सोच और उनके अनुभवों के बारे में इससे कुछ पता नहीं चलता है। अब इससे तो क्या, इसमें तो उन लोगों की जानकारी हमें अखबारों से मिलती है जो पढ़े लिखे थे, जो अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, जो सड़कों पर अपनी ज़िंदगी बिताते थे, मजदूरी करते थे, तो वो किसान लोग थे, है ना, आदिवासी थे, खदानों में काम करने वाले थे, तो उनके विचारों के बारे में हमें इनसे जानकारी नहीं प्राप्त होती है। कुछ और प्रयत्न से हम इस बारे में जानकारी जान सकते हैं। हम इस किताब में आगे बढ़ने से हमें यह बात समझ में आने लगेगी। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इस बुक को पढ़ने के बाद हमें इस बारे में और समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब इसमें कुछ पिक्चर्स भी दे रखे हैं, उनके बारे में देखते। देखिए पिक्चर नंबर 7, 1857 की विद्रोही तस्वीरों को भी बहुत गौर से देखना चाहिए। उनमें हमें चित्रकार की सोच का पता चलता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर में नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। जो ये 1857 का विद्रोह था, इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, हमारे लेसन नंबर 5 में।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेसन नंबर 1 जिसे हम आज कंप्लीट कर लिया है। आप आई होप आप इससे मेरी वीडियो के साथ साथ इस लेसन को रीड भी करेंगे और समझेंगी। ओके, इसके साथ साथ मैंने इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए हैं, वो आप सभी ने अपनी फिर नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और याद करने हैं। इसके बाद मैं आपको लेसन नंबर 2 रीड करवाऊंगी, वो होगा हमारा व्यापार से साम्राज्य तक। ठीक है, उसके बाद अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने अपनी बुक्स नहीं खरीदी है, परचेज नहीं किया है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बुक्स ले लें और वीडियो देखने के साथ साथ अपने लेसन को रीड करें और समझें, जिससे आपको अच्छे से ये लेसन समझ में आ सके और इसके शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से आपको याद हो सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।